बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 42 कि कौन सी ब्लड वेसल का मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस एरिया होता है। तो उसका आंसर है कैपिलरीज। तो आपने एक बात याद रखनी है कि ब्लड वेसल्स में क्या क्या शामिल होता है। ब्लड वेसल्स में सबसे पहले आती है आर्टरीज, आर्टरी से डिवीजन होती है आर्टरियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स और फिर वेन्स। आपने हर एक के बारे में एमसीक्यूज पॉइंट पढ़ने हैं। एक बात रट्टा मार लेना कि इनमें से जो सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है वो कैपिलरीज होती है, जिसकी सिर्फ एक ही लेयर होती है, वो है एंडोथीलियल लेयर। बाकी जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी 3 लेयर्स होती है। आउटर लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका का मतलब होता है लेयर, तो जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसमें फाइब्रस टिश्यू ज्यादा होता है। मिडल लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, जिसके अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। और इनर लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा की ये सिग्निफिकेंस होती है कि एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है वो ट्यूनिका इंटीमा के अंदर ही बनता है। मीडिया की क्या सिग्निफिकेंस होती है? मीडिया की ये सिग्निफिकेंस होती है कि इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। अगर स्मूथ मसल ज्यादा होगी, ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो आपने आर्टरीज के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है? जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज सबसे ज्यादा थिक वाल्ड ब्लड वेसल है, वो आर्टरीज है। दूसरा पॉइंट रट्टा मारना है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर रिलेटिवली ज्यादा होता है, हाई प्रेशर से ब्लड को डिलीवर करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रट्टा मारना है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर करती है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर 2 ही आर्टरीज है जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो पल्मोनरी आर्टरी होती है और अम्बिलिकल आर्टरी होती है। तो आर्टरीज के बारे में क्या बात याद रखनी है? थिक वाल्ड होती है, हाई प्रेशर की होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। इसके बाद है आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स के बारे में क्या बात याद रखनी है? तो एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कॉन्सेप्ट है टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, या इसको सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है वो आपको आर्टरियोल्स में देखने को मिलती है। ठीक हो गया। तो आर्टरियोल्स के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है? यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है, हाईएस्ट टीपीआर होता है, हाईएस्ट एसवीआर होता है, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है। अब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसी पार्ट पे होती है क्योंकि यहाँ पे स्मूथ मसल का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है, और इसके जो रेजिस्टेंस होती है उसको हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा, जो कंट्रोल करता है ब्लड वेसल्स की टोन को या आर्टरियोल्स की टोन को। ठीक हो गया। अगर आर्टरियोल्स की टोन बढ़ जाती है, दिस इज कॉल्ड आर्टरियोलर डायलेटेशन या वेजोडाइलेशन। ठीक है। अगर आर्टरियोल्स की अगर आर्टरियोल्स की टोन बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन या आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्शन। तो हम उसको वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे। अगर आर्टरियोल्स की टोन कम हो गई है, स्मूथ मसल की टोन कम हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा? वेजो डायलेशन हो जाएगी। तो एक बात रट्टा मार लेना, जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं उन्होंने वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी है, उन्होंने रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, उन्होंने टीपीआर को बढ़ाना है, उन्होंने एसवीआर को बढ़ाना है। लेकिन जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो उन्होंने क्या करवानी है? वेजो डायलेशन करवानी है। बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या करवाते हैं? डायलेशन कराते हैं। तो अल्फा 1 वेजो कंस्ट्रिक्शन, बीटा 2 वेजो डायलेशन। अल्फा 1 रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, बीटा 2 ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, टोन को या रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। अब जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो स्किन, सबप्लैंक्टिक और रीनल सर्कुलेशन पे पड़े होते हैं। कहाँ कहाँ पे पड़े होते हैं? स्किन, सबप्लैंक्टिक और रीनल सर्कुलेशन पर, जबकि बीटा 2 स्केलेटल मसल्स पे पड़े होते हैं। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट आपने याद रख लेना है। इसके बाद है कैपिलरीज के बारे में। जो सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है आपकी बॉडी में वो आपकी कैपिलरीज होती है। ठीक हो गया। कैपिलरीज होती है। और कैपिलरीज की क्या सिग्निफिकेंस है? कैपिलरीज की सिर्फ एक ही लेयर होती है, ट्यूनिका इंटीमा, और पेरिसाइड्स होते हैं। चूंकि थिन वाल्ड होती है तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे स्मॉलेस्ट होती है क्रॉस सेक्शनल स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल साइज के हिसाब से, थिन वाल्ड होती है, न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज होती है। लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, हमारी बॉडी में कैपिलरीज बहुत सारी होती है, तो सारी कैपिलरीज को मिला दे तो ओवरऑल जो कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज्यादा होता है। फिर इसके बाद विनियोल्स है। विनियोल्स के बारे में खास बात यही है कि ये बस कैपिलरीज के मर्ज होने से बनती है और इनसे वेन्स बन जाती है। फिर आता है वेन्स।
फिर वेन्स के बारे में ये कहा जाता है कि वेन्स में मैक्सिमम ऑफ द ब्लड है, तो मैक्सिमम ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी वेन्स के पास होती है, और जो ब्लड होता है वेन्स में, दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम। अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम, व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्ट्रेस्ड, क्योंकि वेन्स के अंदर प्रेशर बहुत कम होता है। ठीक हो गया, तो एक बात रट्टा मार लेनी है। और दूसरी बात है, वेन्स पे भी अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं, दैट मीन जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलेगी तो अल्फा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाएगी। जब अल्फा वन रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए तो वो वीनू कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। वीनू कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से वेन्स कंप्रेस होगी, हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, प्रीलोड बढ़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हर ब्लड वेसल के आपने स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ लेने हैं कि आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है, हाई प्रेशर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरियोल्स में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और फिर हमने पढ़ा कि अल्फा वन आपकी स्किन, सबक्लैंक्टिक और रीनल सर्कुलेशन पे होते हैं, बीटा 2 स्केलेटल मसल्स पे पड़े होते हैं। कैपिलरीज थिन वॉल्ड होती है, न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज होती है। ओवरऑल टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है। वेन्स के पास सबसे ज्यादा ब्लड होता है, ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी आपको पास ज्यादा होती है, और अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर। अब हम थोड़े एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आर्टरीज की लेयर्स के बारे में पूछा है, तो इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की तरफ जाए तो अंदर इंटीमा, फिर मीडिया, एडवेंटिशिया। बाहर से अंदर की तरफ आए तो एडवेंटिशिया, जिसको सिरोजा भी कहते हैं, कुछ वैसे एडवेंटिशिया ही बोलेंगे, और मीडिया, इंटीमा। क्लियर। फिर जो आपने रट्टा मारना है कि जो आपकी आर्टरीज होती है, दो तरह की आर्टरीज होती है, मस्कुलर आर्टरी और इलास्टिक आर्टरी। तो जो इलास्टिक आर्टरीज होती है वो आपकी अयोर्टा और एयोर्टा से निकलने वाली ब्रांचेस होती है। बाकी इसके अलावा जो आर्टरीज होती है वो सारी मस्कुलर आर्टरीज होती है, यानी ऐसी ब्लड वेसल जिसमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं उनको इलास्टिक आर्टरीज कहते हैं, और इसकी एग्जांपल है अयोर्टा, पल्मोनरी ट्रंक। और ऐसी आर्टरीज जिनमें स्मूथ मसल फाइबर ज्यादा होते हैं तो उनको मस्कुलर आर्टरी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले लो रेडियल आर्टरी। अब कैपिलरीज के बारे में एमसीक्यूज पॉइंट पढ़ लेते हैं कि कैपिलरीज के पास सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। सही हो गया। इसके बाद वो बता रहा है कि जो कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज की डिफरेंट टाइप्स होती है। कुछ कैपिलरीज कंटिन्यूअस होती है, कुछ हमारी डिसकंटिन्यूअस होती है, कुछ फेनेस्ट्रेटेड होती है। ठीक हो गया, तो ये टाइप्स ऑफ कैपिलरीज आपने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर एमसीक्यूज पॉइंट क्या है कि जो कंटिन्यूअस कैपिलरीज होती है वो आपको ब्रेन में देखने को मिलती है। कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहाँ देखने को मिलती है? ब्रेन में देखने को मिलती होती है। क्लियर। व्हाइट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कैपिलरीज बिकॉज यहाँ पर जो सेल्स होते हैं आपस में एक दूसरे से कंटिन्यूअसली अटैच होते हैं। क्लियर। तो और इसमें परमिएबिलिटी के चांसेस कम होते हैं। तो आपसे सवाल पूछे कि कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहाँ कहाँ पे पड़ी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? कंटिन्यूअस कैपिलरीज मसल टिश्यू में पड़ी होती है, कंटिन्यूअस कैपिलरीज स्किन में होती है, कंटिन्यूअस कैपिलरीज ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती होती है। ठीक हो गया। दूसरी कैपिलरीज की टाइप होती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है उनके पास जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनमें पोर्स होते हैं जिनको फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। तो जो पोर्स या फेनेस्ट्रेशंस होती है उसकी वजह से परमिएबिलिटी बढ़ जाती होती है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी फिल्ट्रेशन या एब्जॉर्प्शन करते हैं उनमें ये देखने को मिलती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। लाइक कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगी? किडनीज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। और कुछ डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज होती है जिसको बोलते हैं साइनोसॉइडल कैपिलरीज। ये आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में लाइक लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो में देखने को मिलती है। तो आपने एमसीक्यूज पॉइंट क्या रट्टा मारना है कि जो कंटिन्यूअस कैपिलरीज होती है उसमें टाइट जंक्शंस होते हैं, कोई सुराख नहीं होता, परमिएबिलिटी लो होती है, ब्रेन, लंग्स, मसल्स में और स्किन में होती है। इसके बाद जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है उनमें पोर्स होते हैं जिसको फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। ये किडनीज में, इंटेस्टाइन में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होती है। फिर साइनोसॉइडल या डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज होती है जो कि लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन में देखने को मिलती होती है। इसके बाद है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्मोनरी एंड द स्केलेटल कैपिलरीज। तो दोनों की क्या सिमिलैरिटी है? पल्मोनरी और स्केलेटल की प्रोटीन परमिएबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो पल्मोनरी सिस्टम में और स्केलेटल दोनों की जो कैपिलरीज है वो कंटिन्यूअस कैपिलरीज है, और कंटिन्यूअस कैपिलरीज की जो परमिएबिलिटी होती है वो लो होती है। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद है कि कौन सा फैक्टर है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर को बढ़ाता है? जो इंटरस्टिशियल में फ्लूइड के प्रेशर को बढ़ा देगा। तो अगर हम कैपिलरीज की परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? कैपिलरीज की परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से फ्लूइड निकल जाएगा।